हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, 17 सितंबर 2024 आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे हम। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फ्रंट पेज पर हमारे लिए रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है अभी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर निपा आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है, तो आपको निपा समझना ज़रूरी है। ये निपा एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है जो निपा वायरस के कारण होता है। साथियों, निपा काफ़ी समय से न्यूज़ में बना हुआ है। कुछ सालों पहले भी निपा का कहर साउथ इंडिया में देखा गया था। जो निपा है वो 1998 में पहली बार मलेशिया में इसका आइडेंटिफाइड किया गया था और ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का अर्थ होता है कि जो जानवरों से ह्यूमन में फैलता है, उसको जूनोटिक कहते हैं। यानी कि ये जो बैट्स होते हैं, जो फ्रूट्स बैट्स होते हैं इस टाइप के, मतलब चमगादड़, उनके थ्रू ह्यूमन में फैलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निपा मेनली चमगादड़ से रिलेटेड, उसमें ज़्यादा ये वायरस पाया जाता है निपा भी। तो ये निपा वायरस है क्योंकि इसके कारण अभी केरला में डेथ हुआ है। तो ये एक न्यूज़ बना हुआ है और निपा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। साथियों, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक्सपो समिट होने वाला है जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। वहाँ पर मोदी साहब जो है उन्होंने बताया है कि जो भारत है उसका जो विकसित होना है वो 2047 तक होना है और उसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी को एक प्राइम सेक्टर के तौर पर लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने उद्घाटन कर चुके हैं ये, जो कि 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, री इन्वेस्ट कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, ये गुजरात में हुआ है। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि री इन्वेस्ट का जो 4th समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि भारत को 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बना सके, जिसके अंतर्गत सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, इस तरीके की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीधा आर्टिकल पर चलते हैं क्योंकि न्यूज आज ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। साथियों, जो फर्स्ट आर्टिकल हम लेने वाले हैं उसका नाम है इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल एडिंग जीनोसाइड। साथियों, इस आर्टिकल में मेनली जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो भारतीय सेना द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है मिलिट्री के वेपन्स वगैरह इजराइल को असिस्टेंट के तौर पे या जैसे भी एडिंग के लिए, तो ये एक प्रकार से नरसंहार है, जीनोसाइड है। ये ठीक नहीं है। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स और जो शिक्षा जगत के विद्वान लोग थे, एकेडमिक्स थे और जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक केस फाइल किया था, पिटीशन दिया था, याचिका दिया था कि भारत को, मतलब भारत में जैसी भी इस टाइप की कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनका लाइसेंस जो है सस्पेंस कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए अगर वो इजराइल को एक्सपोर्ट कर रही हैं मिलिट्री आइटम्स। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर ही ऑथर यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर जो इजराइल है वो खुद अपने आप में एक केस में खड़ा हुआ, मतलब कह सकते हैं कि अपोजिट साइड नहीं है। उन्होंने ये बताया कि वो किसी भी केस में बाकायदा मौजूदगी नहीं है इजराइल की, इसलिए इस पर निर्णय भी नहीं ले सकता, और भी कई कारण बताए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं। साथ ही यहाँ पे वही जिक्र है, रिसेंटली डिसमिस्ड ए पिटीशन फाइल्ड बाय फॉर्मर सिविल सर्वेंट एकेडमिक्स एक्टिविस्ट। ये जो पिटीशन हुआ था इसको डिसमिस किया है। इस केस का जो नाम था ये था अशोक कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये इस केस का नाम था। इन्होंने क्या मांगा था, सस्पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड विद होल्डिंग फर्दर लाइसेंस। किससे, गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट कंपनी से। एक्सपोर्टिंग मिलिट्री इक्विपमेंट, जो भी मिलिट्री से जुड़े हुए वेपन्स या इक्विपमेंट है इजराइल को, अगर अभी वार चल रहा है तो ये सब जो कंपनियां कर रही हैं इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, ये पिटीशन में मांग की गई थी। आगे देखिए, उन्होंने बताया था, जो तर्क दिए थे उसमें इन्होंने यही दिए थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और भारत के बहुत सारे जो हमारे संधियां हैं, इंटरनेशनल जो साइन है उस पर, उसके मद्देनज़र भी हम देखें तो हमें ये नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स ने वार्न किया, चिंता व्यक्त की है और
चेतावनी दी है कि ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टू इजराइल विच में कंस्टिट्यूट सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिस्क स्टेट कम्प्लिसिटली इन इंटरनेशनल क्राइम्स। उन्होंने बताया कि अगर कोई राष्ट्र या देश इजराइल को वेपन्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये एक प्रकार से गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन करता है और ये एक इंटरनेशनल क्राइम को दिखाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो जाता है। इस तरीके के तर्क रखे गए वहाँ पर भी, लेकिन साथियों वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ held that India is under obligation to interpret domestic law in the light of the obligation under the convention and treaties that India has signed and ratified। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भी हम इंटरप्रेट करते हैं वो भारतीय घरेलू जो भी नियम कानून है और साथ में हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज़ जिसमें भी भारत ने रेटिफाइज किया हुआ है उसकी बाध्यताओं के मद्देनज़र ही हम फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कथन है। बाद में उन्होंने यहाँ पे नीचे बताया कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आर नॉट बाइंडिंग, मतलब जो भी हमारी बाध्यताएं हैं इंटरनेशनल वो हमारे लिए बाध्यता नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है हमारे लिए। फिर इन्होंने कहा कि सिंस चूँकि द कंट्री इजराइल विच इज़ इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल, जो कि खुद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन में है जीनोसाइड कन्वेंशन के, वाज नॉट बिफोर द कोर्ट, वह कोर्ट के समक्ष नहीं है। तो ये एक पॉइंट कोर्ट ने रखा कि द स्टेट ऑफ इजराइल नॉट बीइंग अ पार्टी बिफोर द कोर्ट इन सच अ चैलेंज इज इररिलेवेंट, इसलिए क्योंकि वहाँ पर पार्टी के तौर पर एक इजराइल पक्षकार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चैलेंज को इररिलेवेंट बताया। और सिंस नो रिलीफ वाज बीइंग साउट अगेंस्ट इजराइल, जो भी अगेंस्ट इजराइल के मांगी गई थी मांग वो खारिज हो गई। तो ऑथर इसी बात से यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जीनोसाइड हम होने देने चाहिए क्या, ये तो रोकने का कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे लास्ट में जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फेलियर है इंश्योर दैट इंडियन गवर्नमेंट हाल्ट्स इट्स मिलिट्री एड टू इजराइल एंड कंपाइल विद इट्स कमिटमेंट अंडर इंटरनेशनल लॉ विल हैव सीरियस रिपरकशन इन दिस वार, मतलब ये बहुत बड़ी गंभीरता उत्पन्न करती है युद्ध के दौरान और ये एक विनाशकारी जो चल रहा है ये लगातार जारी रहेगा आगे भी। तो यहाँ पर ऑथर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है इससे सहमत नहीं दिखते हैं। उन्होंने बताया है हमारे लिए इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं था, बस हमारे लिए ये समझना जरूरी था कि ये ऐसा एक केस आया था अशोक कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या क्या कहा है, इसलिए बस गो थ्रू करना यहाँ से ज़रूरी था। साथियों जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट। यहाँ पर एक समिट होने वाला है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही न्यूयॉर्क में, आप यहाँ पर देख सकते हैं समिट ऑफ द फ्यूचर। ये जो समिट है द समिट ऑफ द फ्यूचर विच इज कन्वीन एट द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क ऑन सितंबर 22-23 2024 को होने वाला है ये। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, मल्टीलेटरल पाथवे टू एड्रेस मेजर प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारी समस्याएं हैं और थ्रेटन्स है जो साझा भविष्य के लिए मानवता के, उस पर यहाँ पर डिबेट वाद विवाद होगा और उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो लिस्ट है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है यही ऑथर बता रहा है कि ये संघर्ष से लेकर जलवायु परिवर्तन तक बात होगी, महामारी से लेकर प्रदूषण तक, और जो आउटरीचियस इनकम इनइक्वालिटी जो आय असमानता है वहाँ से लेकर अमानवीय स्तर का जो भेदभाव होता है उस स्तर तक भी यहाँ पर बात की जाएगी। तो मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स और मेजर इशू पे ऑथर कह रहे हैं कि बात होगी, लेकिन ऑथर बाद में कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा इशू पे मेनली हावी रहने वाला है वो है क्लाइमेट जस्टिस। उन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एक ज़रूर हावी मुद्दा बनेगा, डोमिनेंट थीम ड्राइविंग डिमांड्स ऑन क्लाइमेट जस्टिस। उन्होंने बताया कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो इशू होगा उस पर ज़रूर बात की जाएगी। फिर आगे उन्होंने बताया कि देयर इज इंडीड अ मोरल इम्परेटिव फॉर द प्रेजेंट जनरेशन टू इंश्योर लिवेबल प्लेनेट फॉर दोज हु विल फॉलो इन द फ्यूचर। ऑथर ने यहाँ कहा है कि ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिक ये है संज्ञान है कि हमें एक जीवित प्लेनेट को छोड़ना चाहिए अपने नेक्स्ट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर ऑथर यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ का अध्ययन बताते हुए कहते हैं कि ये जो मुद्दा है एक समय जब जो सेंट बाई स्टीफन हम्फ्रीज कहते हैं, ये लॉ स्कूल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मतलब प्रोफेसर कह सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक प्रोएक्टिव एसे
जो था भड़काऊ कह सकते हैं कि लिखा था, उसमें उन्होंने जो टाइटल दिया था अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन, मतलब इन्होंने बताया था इनके जो तर्क थे वो मेनली फ्यूचर जनरेशन वाली जो बात आती रहती है बार बार कि हम पीढ़ी के लिए वो करेंगे, अपनी पीढ़ी को मतलब कि उनके लिए विकास इस तरह से किया जाए कि भावी पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, तो इसके खिलाफ में इन्होंने एक ऐसे तर्क दिए थे। इसके बाद से ये मुद्दा बहुत प्रचलित हो गया और उसके बाद इनके बातों को एक एक करके बहुत सारे लोगों ने काटा भी है, उत्तर भी दिया है, जिसके डिफेंस में आप देख सकते हैं कि वेवरिंग के और सिंह मतलब भारत के लोग और काफ़ी सारे विदेशी भी हैं, उन्होंने भी इनके आंसर को दिया है, हम आगे देखेंगे। तो इनके जो एक तर्क था, उन्होंने कहा था कि जो ये फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं वो एक बहुत ही अस्पष्ट है, अस्पष्ट बयानबाजी है और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था कि जो एब्ज्योर कंक्रीट अर्जेंट एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दोज अलाइव टुडे, उन्होंने कहा कि जो अभी जीवित है उनके ऊपर बेवजह की जो है जो फ्यूचर की जो जिम्मेदारी हैं वो डाली जा रही है, अभी वर्तमान पीढ़ी की भी तो अपनी जिम्मेदारी है उसको देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो एज्यूमिंग देम एन एब्स्ट्रैक्ट अनफोन फ्यूचर, मतलब अनजाना जो फ्यूचर है उसकी जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर डाली जा रही है, ये ठीक नहीं बताया इन्होंने। कि इन्होंने जो हमफ्रीज थे जिन्होंने अपने एस्से में लिखा था अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन में, तो वहाँ पर ये फ्यूचर करने की बात को बार बार काटने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। लेकिन इनके उत्तर में जो जो आप वेवरिंग के सिंह इन सब ऑथरों ने दिया था, उन्होंने कहा था ये जो मुक्तिदायक जो शक्ति की बात कर रहे हैं कि इसको आप छूट दे देंगे, तो ये तो एक इंटरनेशनल लॉ जो इतने सारे उनको बने हैं उनको तो रीशेप कर देगा, दोबारा से नया नया आकार दे देगा, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण दिए और ट्रेडिशनल बिलीफ्स को भी यहाँ पर उल्लेखित किया। इन लेखकों ने जो हमफ्रीज की बातों से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपने तर्क दिए। उन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ है जो परंपरा में रही है, यहाँ तक कि जो इंडिजिनस ग्रुप रहे हैं पूरे वर्ल्ड के, उनकी विचारों में भी देखा गया है कि वो हमेशा भावी पीढ़ी के लिए ही कार्य करते रहे हैं। उन्होंने बताया ओब्लिगेशन आर इन्वोक्ड टुवर्ड्स 4 to 7 जनरेशन अहेड, मतलब 4 से लेकर 7 पीढ़ियों तक के लिए वो अपनी बाध्यता मानकर चलते थे। तो उन्होंने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को भी सामने लाकर बताया कि उनके तर्कों को खंडित किया जा सके हमफ्रीज के। फिर इन्होंने कुछ जजमेंट्स भी लेकर आए जिसमें उन्होंने बताया, ये देखिए कुछ जजमेंट्स भी लेकर आए जिसमें जजमेंट्स इन कोलंबिया, उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पर इंटर जनरेशनल एकजुटता मतलब अंतर पीढ़ीगत जो एकजुटता थी उसको एक ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर देखने को मिला था। फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट एन इंटर जनरेशनल पैक्ट फॉर द लाइफ ऑफ कोलंबियन अमेजन। कोलंबिया आपको पता है साउथ अमेरिका में, वहाँ के जो अमेजन हैं उसको भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए एक पैक्ट लाया गया जो कि ऑर्डर था वहाँ के जजमेंट जो कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा। फिर इन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने भी सही ठहराया था एक जब कंस्ट्रक्शन हुआ था सीमेंट प्लांट्स का तो इन्वायरमेंट फ्रेजाइल जोन में, तो उसको वहाँ पर रोक दिया गया था और उसको ये कहते हुए बोला गया था कि जो थ्रू आवर पेन एंड जुरिडिक्शनल फेट वी नीड डिकोलोनाइज आवर फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द रैथ ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय अपहोल्डिंग क्लाइमेट जस्टिस एट ऑल टाइम। उन्होंने कहा था कि अपने कलमों से और जो न्याय प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम फ्यूचर जनरेशन को हम नहीं बांध के रख सकते, उनको मतलब एक जो साझा उनका एक विकास का चरण होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, ये क्लाइमेट जस्टिस हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर इस केस का भी उदाहरण दिया इन्होंने। साथ में इन्होंने भारत के जो एनजीटी है उसका उदाहरण दिया है कि भारत में भी इंटरनेशनल इक्विटी है उस पर बात की गई। जो हाई कोर्ट ऑफ केनिया है वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया। हाई कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका का बताया गया कि वहाँ पे भी इंटर जनरेशनल जस्टिस रिक्वायर द स्टेट टू कंसीडर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ फ्यूचर, मतलब कि वेरियस अलग अलग कंट्री के जो उदाहरण रहे हैं इंटर जनरेशनल और क्लाइमेट जस्टिस को लेकर, यहाँ पर ऑथर मेनली इसकी बात कर रहे हैं कि हम हमफ्रीज की बातों से सहमत नहीं हैं, हमें बेवजह का जिम्मेदारी इसे नहीं समझना चाहिए, हम और ना कि इतना ही समझना चाहिए कि हम वर्तमान जिम्मेदारी को ही लेकर चले और भावी जिम्मेदारी को ना ले। लास्ट में इन्होंने जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है, आप लोग जानते हैं प्लेनेटरी ओवरशूट डे के बारे में, जो कि अर्थ की कैपेसिटी टू रिन्यू इट्स डिप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज। इसको इस तरह समझिए कि जैसे एक साल में अगर हम अर्थ पर से जो भी चीज़ एक्सप्लॉइट करते हैं मतलब दोहन करते हैं अपने यूज में उसके रिसोर्सेज का, तो पृथ्वी क्या है उसको पुनः जनरेट कर लेती है। मान लीजिए कि अगर हम 5 महीने अर्थ से जो भी रिसोर्सेज लेते हैं और उसका दोहन करते हैं तो पृथ्वी के पास अपनी एक
क्षमता है, कैपेसिटी है कि उन जो हमने जिसको एक्सप्लॉइट किया है, जिसको अपने यूजेस में लाया है, उसको वो पुनः जनरेट कर लेती है। तो ये जो जनरेटिंग की क्षमता है ना, ये पृथ्वी की कैसे कम होती जा रही है, इसी को ओवरशूट डे से एक्सप्लेन और समझा जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये दिन पर दिन प्रत्येक साल घटते जा रहा है। हैज़ मूव फ्रॉम दिसंबर 30, यानी कि 30 दिसंबर था ये 1970 में, जो कि अब आ चुका है अगस्त 1 2024 में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओवरशूट डे अगर पीसीएस या किसी एग्जाम में आता है, यूपीएससी में भी पहले पूछा जा चुका है कथन के रूप में, तो आप ध्यान रखेंगे कि 2024 का जो ओवरशूट डे है वो अगस्त 1 तक आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक साल में पूरा रिसोर्सेज का यूजेस करते हैं अर्थ का, तो वो पृथ्वी जो है अगस्त 1 तक ही अपना रिकवर कर पाती है। इसका मतलब है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने जो है वो नहीं कर पाती रिकवर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, यानी कि वो अधिक दोहन है। तो इस तरीके से पृथ्वी की जो एक समय ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए हम और पीछे घटते चले जाए 2-3 महीने के अंदर ही वो, तो हम 7-8 महीने जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं पृथ्वी के रिसोर्सेज का, वो कभी भी कवर नहीं होने वाला। तो वो भावी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहीं पे ऑथर एक शब्द यूज कर रहे हैं कि जो अगर हम ऐसा ही चलता रहा दिन पर दिन, तो फ्यूचर जनरेशन विल बी लेफ्ट विद अ बैंकरप्ट प्लेनेट। मतलब उनको क्या मिलेगा, एक दिवालिया ग्रह मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ के रिसोर्सेज सब खत्म हो चुका होगा और कुछ नहीं होगा। साथियों, इस पर हमने पहले के भी न्यूज़पेपर के एनालिसिस में बात की है, दोबारा से इसमें एक और आर्टिकल के तौर पर आया, हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं बस। साथियों, आपको पता है कि जो प्रेस बायोपिया पे एक दवाई थी प्रेस वो करके, उसको सीडीएससीओ ने अभी निलंबित कर दिया था, उसके जो दावे थे। इसी पर बात किया गया है कि जो एग्जाग्रेशन ऑफ क्लेम्स इन मेडिसिन, मतलब कि दवाइयों के जो दावे होते हैं वो बहुत अतिरेक में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं। इसी के लिए ये एक हेल्थ सेक्टर के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये ठीक नहीं है, समस्या है, ये हमेशा से बनी रही है, इस पर बात किया। और इसी पर ऑथर बता रहे कि इसके लिए ही, इसी समाधान के लिए जो दवाइयों के दावों को बढ़ा चढ़ा कर बताया, इसके लिए ही एक अलग से विधेयक भी पास किया गया था, सेपरेट लेजिस्लेशन टू कर्ब सच क्लेम, ऐसे दावों को रोकने के लिए। इसका जो नाम है आप नोट कर सकते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। ठीक है साथियों, ये वाला एक्ट बनाया गया था किसके लिए, जो दवाओं की जो बिक्री होती है या उसकी जो क्षमता होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने रखना। तो यहाँ पर ऑथर इसकी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो प्रेस बायोपिया थी, जिसमें कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पास की चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को नहीं दिखाई देती, जिसके कारण वो चश्मा लगाना पड़ता है उन्हें। तो ये प्रेस बायोपिया जो है, यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ द नियर फोकसिंग एबिलिटी ऑफ द आई ड्यू टू एजिंग, ऐसा। तो इसमें प्रेस बायोपिया जो डिजीज़ होती है, इसके लिए आंखों से जुड़ी हुई है। प्रेस वो जो दवाई बनाई गई थी, आई ड्रॉप थी वो मेनली, उसको एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था, और ये दवाई का नाम है और ये डिजीज़ का नाम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया था कि इसको लगाने के बाद ग्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दावे बहुत अधिक किए गए थे, जो कि ठीक नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जो CDSCO है, उन्होंने क्या किया, ये आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है CDSCO, और ये दवाओं से संबंधित निगरानी, नियंत्रण, सुधार, मतलब जो भी दवाओं की खरीद बिक्री और इन सब प्रक्रियाओं से होती है, उसमें CDSCO का रोल बहुत होता है। और इसी ने इस एक्ट के तहत, जो प्रयुक्त एक्ट बताया मैंने, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, इसके अंतर्गत ही, क्योंकि इन्होंने दवाओं का काफ़ी एग्जैगरेट किया है, तो जो प्रेस वो था उसको, उसके जो लाइसेंस दिया था उसको निलंबित कर दिया। तो साथियों, आपको ये न्यूज में बने हुए हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस वो, एंटोड फार्मास्यूटिकल, और ये एक्ट के नाम है, किस एक्ट के तहत किया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ और जो है ऑथर कहना चाह रहे हैं कि वो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेट स्टोर इंटायरली बाई साइंटिफिक डाटा। उन्होंने कहा कि हम किसी और तरीके के दावों में ना आकर हम वैज्ञानिक जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर फैसला करें, और ऐसा एक कोई सेटअप तैयार करें। रेन इन अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स और अबाउट ड्रग्स, जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में जो असमर्थित जो दावे होते हैं उस पर रोक लगाने का कार्य करें, जो कि ठीक नहीं होता। और उन्होंने कहा कि नो मैटर हु मेक्स देम, ये मैटर नहीं करेगा कि कौन बनाता है, हमारे लिए मैटर क्या है, साइंटिफिक डाटा, हम उसके आधार पर निर्णय लें, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए। इस बात को यहाँ पर ऑथर बता रहा है। नेक्स्ट जो हमारे लिए
महत्वपूर्ण है वो देखेंगे हम। वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा, मतलब महिलाओं से आधारित जो विकास हो रहे हैं उस पर राज्यसभा में कुछ खास काम हो रहे हैं। जो आपको पता है जो उपराष्ट्रपति और सभापति भी है राज्यसभा के, जगदीप धनखड़, उनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव कदम लिए गए हैं, उसी पर बात की जा रही है कि कैसे राज्यसभा में वुमेन नेतृत्व कर रही है विकास को। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि वुमेन लेड जो डेवलपमेंट है ये भारत के उन 6 पॉइंट में भी शामिल था जब इंडिया प्रेसिडेंसी अध्यक्षता कर रहा था G20 की। यहाँ पर तो इन्होंने ऑथर ने इतना बताया। फिर आगे बताया कि वुमेन आर नॉट जस्ट बेनिफिशियरी ऑफ डेवलपमेंट, वो विकास के लाभार्थी नहीं है बल्कि वो एक विकास में एजेंडा भी सेट करती हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी पार्टिसिपेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी वो एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। साथ में उधर आपको पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी, आपको अच्छे से याद होगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये भी एक अच्छा हिस्टोरिक कदम था। और साथ में जो अभी वाइस चेयरपर्सन की जो पोस्ट होती है विभिन्न पैनलों में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा में जब सभापति अध्यक्ष नहीं होते तो उसके बाद उपाध्यक्ष जब बैठते हैं, तो वाइस चेयरपर्सन की जो पोस्ट होती है उसमें कुछ फिक्स लोग होते हैं जिसमें नॉमिनेट 4 मेंबर वुमेन हैं। तो ये एक अच्छा कदम था जो कि धनखड़ जी ने शुरू किया था। रिकंस्टिट्यूट द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन टू इंक्लूड ओनली वुमेन। आगे इन्होंने बताया कि मिस्टर धनखड़ also began the practice of nominating 4 women member who constitute 50% of the panel vice chairperson। और इसके बाद इन्होंने ये कुछ उदाहरण भी बताया है उधर ने कि जो एस फैंगनॉन कोनियाक है वो बनी थी भारत की मतलब फर्स्ट वुमेन राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर द हाउस, जिन्होंने सदन की अध्यक्षता करी थी। जो राज्यसभा सदन है उसकी अध्यक्षता करने का उन्हें मौका मिला था और नागालैंड से वो पहली महिला सांसद थी। साथ में उन्होंने बताया कि जो एथलीट है प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा, आप जानते हैं ओलंपिक संघ से भी जुड़ी हुई है ये पीटी उषा, तो इनका भी फर्स्ट नॉमिनेटेड इन एमपी इन हिस्ट्री, जो कि इन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई थी वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वुमेन लेड जो डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा कदम कह सकते हैं हम। साथ में यह बताया कि जब सदन में जो सदन होता है सचिवालय होता है वहाँ पर काफ़ी देर रात तक वुमेन ऑफिसर्स को भी काम करना पड़ता है, तो उनके लिए जो दिक्कतें होती थी वो और माना जाता था कि यहाँ पे रात में पुरुष प्रधान ही काम होते हैं। तो उन सब दिक्कतों को भी टैकल करने के लिए जो सभापति है उन्होंने कुछ कदम उठाए थे। उन्होंने जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम लगाया था जिसे वाहन कहते हैं। इसकी मदद से क्या था जो लेट नाइट तक वर्क करते थे उनको गाड़ियों की या कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि उसकी सुविधा के लिए लाया था कि वाहन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कम्यूटेशन ड्यूरिंग लेट सिटिंग आवर्स। इस ऐप के माध्यम से वो कहीं पे भी गाड़ी आसानी से प्राप्त कर सकती थी और सचिवालय से जो है अपने घर जा सकती थी आराम से। तो ये एक दिखाया गया है कि एक अच्छा कदम था क्योंकि लेट नाइट वर्क करने पर ये परेशानी आती थी। फिर बताया गया कि जो टॉप परफॉर्मिंग वुमेन होते हैं उनको अवार्ड, उनके जो कार्य होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और वे वेरियस सर्विस में भी उनको रिवार्ड दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा कदम है। खासतौर पर यहाँ पे बताया कि वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया कई जगहों पे। ये देखिए इन ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हेल्दी टू हैव रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एकेडमिया। ऑथर कहना चाहते हैं कि एक जो जीवंत लोकतंत्र होता है उसके अंतर्गत एक लेजिस्लेचर जो विधायिका होती है वो अपने एकेडमिया से जुड़ी हुई होती है, छात्रों से भी जुड़ी हुई होती है। तो इसी के तहत जो धनखड़ जी है उन्होंने क्या किया था, एक और इनिशिएटिव लिया था कि इनवाइट 5 इंटर्न्स, जो इंटर्न्स होते हैं उनको मिरांडा हाउस जो कॉलेज है वहाँ से 15 दिनों के कोर्स के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को समझने के लिए उनको निमंत्रण इनवाइट किया है, जो कि अच्छा है क्योंकि एकेडमिक का विधायिका के साथ निरंतर संवाद चलता रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करके बताया गया कि कैसे राज्यसभा में वुमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है। आप इनको समराइज करके एक जगह पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट आगे न्यूज़ की वो देखते हैं। हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजन इम्पैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन। साथियों यहाँ पर काफ़ी अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं आपके एग्जाम रेलिवेंट से भी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रावधान है कि कैसे वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है।
तो साथियों द 7th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। आपको पता होगा जो 7वीं अनुसूची है संविधान के, वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन वितरित करती है। ठीक है, इसमें जो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्यों को सौंपा गया है, यही बताया गया यहाँ पर। तो आप ये भी 2 पॉइंट हो गए आपके लिए। फिर आगे बताया गया कि जो इमरजेंसी आपातकाल से संबंधित प्रावधान है वो संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आते हैं, और उसमें जो 355 आर्टिकल और 356 है ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए अफेयर्स जो है उनके साथ सामना करती है। मतलब एक प्रकार जैसे स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, इन सब मुद्दों को टैकल करने का कार्य करती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो आर्टिकल 355 है वो इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्ब। मतलब आर्टिकल 355 केंद्र को ये पावर या ड्यूटी देती है कि वो राज्य के आंतरिक अशांति और बाहरी जो एग्रेशन है, आक्रमण कह सकते हैं हम, उससे उसकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। साथ में सेंटर क्या करेगा, सेंटर शुड इंश्योर दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट ये देखेगा कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 356 के तहत आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट्स रूल लग जाते हैं, राष्ट्रपति शासन, वो अलाउ हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट पर। फिर कैन नॉट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य का जो गवर्नेंस है वो नहीं चल पा रहा है तो 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर आर्टिकल 356 के मिसयूज के बारे में भी ऑथर बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था, काफ़ी बार हुआ है। ये आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, जब केंद्र में सरकार बदलती थी तो वो सरकार राज्यों में जो विपक्षी दूसरी पार्टी की सरकार होती थी उनको हटा दिया करते थे। ये समय पे बहुत पहले से होता रहा है। इसको लेकर भी मतलब बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चलता रहा था और इसके कारण जो लॉ था, ऑर्डर था, ये राज्यों का बहुत ज़्यादा खराब हो जाया करता था। फिर इन्होंने बताया कि इस पर काफ़ी हद तक लगाम तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा डिसीजन आया था, SR बोम्मई केस 1994। आप लोग ध्यान रखेंगे इस केस का, ये भी बहुत फेमस केस है और UPSC PCS हर जगह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो SR बोम्मई केस में ये बात आई थी और उन्होंने कहा था कि सच मिसयूज वाज रिस्ट्रिक्टेड, ये जो मिसयूज हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। और उन्होंने कहा क्या कि ये तभी आर्टिकल 356 तभी लगाया जाना चाहिए जब पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरह फेल हो जाए, ना कि सामान्य तरीके से, एक अलग विशेष तरीके से फेल हो जाए, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रेसिडेंट रूल होगा वो एक सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू का मैटर भी होगा। मतलब जुडिशियल रिव्यू आपको पता है न्यायिक समीक्षा, जो कि न्यायालय द्वारा समीक्षा किया जाता है कि ये कानून जो है, ये जो एक्ट किया जा रहा है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, तो उसकी समीक्षा करने के लिए कोर्ट के पास ये राइट होता है। इस तरीके की चीज़ें जब यहाँ पर लाई गई तो बताया गया कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में इमरजेंसी जो पावर्स है वो स्पष्ट काफ़ी हद तक हुई है, ऐसा ऑथर मान के चल रहे हैं। साथियों चीता के बारे में आपको पता है, चीता अभी भारत में लाया जा रहा है। ये कूनो नेशनल पार्क में जो MP में वहाँ पे भी है, और साथ में ये किन देशों से लाया जा रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, वहाँ से चीता को लेकर आया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। मोरालिटी पुलिस विल नॉट बॉदर। यहाँ पर साथियों जो मसूद पेजिशकियान है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले का न्यूज़ है। तो PCS वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उनका नाम है ये मसूद पेजिशकियान। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है पर पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। मेल्टिंग ग्लेशियर पोज मेजर थ्रेट टू सेंट्रल एशिया। साथियों जो सेंट्रल एशिया आपको पता होगा, जो मध्य एशिया के देश हैं, उसके अंतर्गत जो ग्लेशियर थे वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि ये काफ़ी बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। मेजर थ्रेट टू सेंट्रल एशिया, इसमें इन्होंने किर्गिज माउंटेन्स के बारे में बताया। आप लोग इसको एटलस पे देख सकते हैं, और जो यहाँ पे स्थित कई देश हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके के जो 4-5 देश हैं उनके नाम आप देख लेंगे सेंट्रल एशिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं किर्गिज माउंटेन्स में स्पेशली। साथियों एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखना है, जो
ये सवाल पीसीएस वगैरह में कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो यूरोपियन कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो इस समय कौन है, उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक है, तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, आप फिर से रिवाइज कर लेंगे, उर्सुला वॉन डेर लियन। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहाँ पे बताया गया कि जो आपने देखा होगा इस साल के पेपर में भी इस मैचिंग में इस तरीके के सवाल आए गए हैं कि किस देश की जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो वृद्ध आबादी है वो अधिक है। तो आप देख सकते हैं जापान की है, वो न्यूज में बना रहता है, द नंबर ऑफ पीपल इन जापान एज 65 और ओल्डर हिट अ रिकॉर्ड हाई 36.25 मिलियन दिस ईयर, द गवर्नमेंट डाटा शो, मतलब जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें शो हुआ है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एजिंग सोसाइटी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का सवाल यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। मैचिंग के तौर पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान जो है सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है। नेक्स्ट साथियों, आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। जो हमारे काम का रेलिवेंट था उसको हमने कवर कर लिया है। साथियों, आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।